नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो चाइना और ताइवान के बीच में जो भी माहौल बना हुआ है युद्ध जैसा, इससे संबंधित हमारा ये आज का वीडियो है। आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत हम लोग चाइना और ताइवान के पास्ट के बारे में जानेंगे, ताकि हम ये बात काफ़ी अच्छे से समझ सकें कि चाइना और ताइवान के बीच में ये कन्फ्लिक्ट अभी हो क्यों रहा है और क्यों चाइना ऐसा कह रहा है कि पूरा का पूरा ताइवान उसका है और चाइना और ताइवान का मैटर इंटरनल है, इस पर कोई दूसरा कंट्री इंटरफेयर ना करे। तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। बाद में किसी और वीडियो में हम लोग ये जो पेलोसी का यात्रा हुआ था उससे संबंधित इंसिडेंट्स हुए वो सब समझेंगे, बट फिलहाल इस हिस्ट्री को समझ लेते हैं। तो इस मैप में अगर आप ठीक से देखें तो जो ये पूरा बड़ा वाला रीजन आपको दिख रहा है, ये वाला रीजन इतना बड़ा सा, ये पूरा का पूरा रीजन चाइना है, जिसको हम आज के टाइम पे पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं। और जो ताइवान है वो एक छोटा सा कंट्री यहां पे है जो अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है। इसके हिसाब से ये पूरा का पूरा ताइवान इसका पार्ट है और इन फ्यूचर आज नहीं तो कल ये इसे ऑक्यूपाई जरूर कर लेगा। और ताइवान के हिसाब से ये पूरा का पूरा चाइना उसका है, आज नहीं तो कल वो भी इसका हो जाएगा। अब वैसे ये देखने में सिंपल लगता है कि हाँ इतनी बड़ी कंट्री है, बहुत पावरफुल कंट्री है चाइना, इजिली इसको ऑक्यूपाई कर लेगा, बट ये सुनने में थोड़ा इंपॉसिबल काइंड ऑफ टास्क लगता है फॉर नाउ। सॉरी, बट अब सिचुएशन क्या है इसे समझ लेते हैं, और ये सिचुएशन स्टार्ट कहां से होता है ये भी समझ लेते हैं। ये है मिस्टर माओ, जो चाइना के जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनके संस्थापक हैं, और ये है चियांग काई शेक, जिन्होंने ताइवान की स्थापना की थी। तो बहुत पहले इन दोनों के बीच में यहां पे युद्ध हो रहा था, वॉर हो रहा था, ठीक है। और इस वॉर में ये भाई साहब जीत गए और इन्होंने इस आदमी को खदेड़ दिया। तो ये यहां से भाग के कहां पहुंच गए? ताइवान में। और यहां जाके इन्होंने एक छोटा सा कंट्री ताइवान बना लिया, जिसका नाम इन्होंने रिपब्लिक ऑफ चाइना रखा, और इन्होंने अपने इस पूरे से बड़े से साम्राज्य का नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना रखा। अब ओवरऑल स्टोरी शुरू कहां से होता है जरा इसे समझ लेते हैं। 1950s या उससे पहले, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जस्ट पहले, जापान बहुत ही पावरफुल कंट्री हुआ करता था। चाइना उतना ज्यादा पावरफुल कंट्री था नहीं, ठीक है। तो उस समय यहां के जो महाराजा थे जापान के, उन्होंने ये देखा कि ये दोनों भाई साहब आपस में लड़ रहे हैं, इन दोनों के बीच में वॉर हो रहा है, ये आपस में टेरिटोरियल डिस्प्यूट के लिए खुद में ही लड़े जा रहे थे। इसका फायदा उठा के इन्होंने क्या किया, ये ताइवान वाला रीजन या फिर ये जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया वाला रीजन है, इस पूरे वाले रीजन पे ये जो जापान आपको दिख रहा है ना, इतना बड़ा सा कंट्री, इसने अपना कब्जा कर रखा था। और मेन लैंड चाइना के भी बहुत बड़े पार्ट पे इनका कब्जा हो रहा था। अब जब ये सब हो रहा था तो ऑब्वियसली जो अमेरिका है, आप जानते हैं कि अमेरिका बहुत ही चालाक कंट्री है और हमेशा अपने बारे में सोचता है। तो उसने देखा कि अगर जापान, जिसका कि राजा भी बहुत पावरफुल है और उसका जो एक्सपेंडिंग नेचर है वो ऐसा है कि अगर वो आने वाले टाइम में पूरे के पूरे चाइना को अपने कंट्रोल में ले ले, तो इतनी छोटी कंट्री होने के बाद अगर जापान इतना पावरफुल है तो इतना बड़ा कंट्री होने के बाद वो कितना पावरफुल हो जाएगा। तो उन्होंने इन्हें रोकने के लिए क्या किया, उन्होंने जापान के ऊपर एटॉमिक बम से हमला करवा दिया। इसी बीच में इधर क्या हो रहा था, इन दोनों ने, ये जो आपस में लड़ रहे थे, इनके इस युद्ध का फायदा उठा के जब इन्होंने इस पे हमला किया तो इन लोगों को समझ में आ गया अगर हम लोग आपस में लड़ेंगे तो ये भाई साहब जीत जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, कुछ समय के लिए आपस में हाथ मिला लिया कि हम लोग इनसे एक साथ मिलकर लड़ते हैं। बट जब तक ये आपस में हाथ मिला के इनसे लड़ने का सोचते और ये इनके साथ एंगेज होते, अमेरिका ने जापान के ऊपर एटॉमिक हमला कर दिया। और एटॉमिक हमला आप जानते हो हिरोशिमा और नागासाकी में किया गया। ये वाला एरिया जो आपको इस मैप में दिख रहा है वो हिरोशिमा है और ये साइड वाला कोस्टल सिटीज नागासाकी है। इन दोनों ही जगहों पे अमेरिका ने 2 परमाणु बम गिराए, जिसके बाद जो यहां के राजा थे जापान के, वो संभल ही नहीं पाए और ये अपने राज्य को संभालने में लग गए, यानी कि जापान को संभालने में लग गए तब। और जब तक ये अपने राज्य को संभालने में रख गए तो इन्होंने जो साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया वाला रीजन है और ताइवान वाला रीजन है, इन्होंने ऐसे ही खाली छोड़ दिया। जब इन्होंने ऐसे खाली छोड़ दिया तो इसके बाद फिर से ये दोनों आपस में लड़ने लगे। बट माओ धीरे धीरे पूरे चाइना में एक्सपेंड करने लगे और इनकी सेना इनको यहां से भगाने में कामयाब हो गई और ये भाग के कहां पहुंच गए, ताइवान। और ताइवान पहुंचने के बाद इन्होंने अपना एक सेपरेट देश बना लिया, ये मोटिव रखते हुए कि आने वाले टाइम में हम पूरे के पूरे चाइना को ही
रिपब्लिक ऑफ चाइना बना लेंगे और चाइना ने ये सोच लिया कि आज नहीं तो कल ताइवान हमारी कंट्री में मिल ही जाएगा। अब आगे की हिस्ट्री पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। इस एटॉमिक बम के हमले वगैरह के बाद की कहानी है ये, कि जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान की हालत खराब हो गई और इन दोनों में से ये जीत गए, तो इन्होंने अपने कंट्री का नाम क्या रखा? PRC यानी पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, और इन्होंने ताइवान का नाम रखा RC यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना। और इस तरह से इन दोनों का कंट्री सेपरेटली आगे बढ़ना शुरू कर देता है। अब हम जानते हैं कि आज के समय में ताइवान भी बहुत डेवलप्ड कंट्री है और चाइना भी बहुत डेवलप्ड कंट्री है और साथ में एक बहुत बड़ा सुपर पावर भी है। बट इनका एक बेसिक हिस्ट्री है जिसके कारण ये सिचुएशन जनरेट हुआ है। तो वो हिस्ट्री जो मैंने आपको ताइवान और चाइना के लीडर के बीच में जो लड़ाई हो रही थी और बीच में जापान था, इसके अलावा एक हिस्ट्री और है जिसे आपको जानना चाहिए। ये हिस्ट्री है कि 1895 के आसपास, ये जो टाइम है वो आपको याद रखना है, 1895 के आसपास या दौर में जापान बहुत ही शक्तिशाली देश था और इसी समय चाइना में चिंग राजवंश के द्वारा राज किया जा रहा था, जो कि बहुत ही वीक शासक था, वो बहुत ही कमजोर राजा थे और ये बात जापान जानता था। इसी बात का फायदा उठाते हुए चाइना पर जापान ने हमला कर दिया और जापान द्वारा चाइना के बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया गया और यही इलाका बाद में कोरिया और ताइवान बना। तो जापान ने जिस एरिया को अपने कंट्रोल में लिया था वो एक तो कोरिया था, जो कि आज दो पार्ट में डिवाइडेड, आप जानते हो, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, और एक पार्ट यहां पे ताइवान था। ये दोनों पार्ट जापान के कंट्रोल में आ गया। इस प्रकार चाइना और जापान के बीच जो युद्ध हुआ था उसे चीन जापान युद्ध का नाम दिया गया। इसके पश्चात अमेरिका के द्वारा आगे बढ़ते हुए साल 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पे परमाणु हमला किया गया, जिसके वजह से जापान को भयंकर नुकसान हुआ। ये आप जानते हैं, 2 शहरों पे परमाणु बम गिराने का मतलब है 3 से 4 लाख लोगों की जान गई होगी और इस नुकसान की भरपाई करने में जापान को काफी समय लगा। और जापान जब कमजोर हो गया तो उसी समय कोरिया और ताइवान जापान के अधिकार से अपने आप को मुक्त करके सेपरेटली ऑपरेट होने लगे। और वो मुक्त कैसे हुए होंगे? ऑब्वियसली वो जो काइसेक थे वो चाइना से भाग के कहां पहुंचे होंगे? ताइवान, और ताइवान में जाके उन्होंने अपना एक सेपरेट एंटिटी बना लिया होगा और ऑब्वियसली कुछ लीडर कोरिया चले गए और उन्होंने कोरिया में अपना एक सेपरेट गणराज्य बना लिया। इसके बाद क्या हुआ? इस प्रकार पिछले काफी लंबे समय से चीन की कम्युनिस्ट सरकार के द्वारा ताइवान को अपना हिस्सा बताया जाता है, क्योंकि वो मानते हैं कि ताइवान तो पहले इसी का हिस्सा था, जापान ने उस पर कब्जा कर रखा था। तो भले ही चाइना का कोई लीडर जाके वहां पे एक कंट्री का स्थापना कर दे, बट वो पार्ट तो चाइना का ही था। तो ये सोच करके वो क्या करते हैं, चाइना ये बताते हैं कि ये हमारा पार्ट है और आज नहीं तो कल वो हमारे कंट्रोल में आ ही जाएगा और या तो हम प्रयास करते रहेंगे। परंतु ताइवान ऐसा करने के लिए राजी नहीं है, वह अपने आप को स्वतंत्र देश मानता है और वह चाइना के अधिकार क्षेत्र में नहीं आना चाहता है। अगर ताइवान के दृष्टिकोण से या पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो तो ताइवान खुद को सेपरेट मानता है और दोनों का सरकार भी बिल्कुल अलग तरीके से चलती है। ताइवान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां पे डेमोक्रेसीज हैं, चुनाव होते हैं, ऐसी चीजें। और चाइना ऑब्वियसली एक कम्युनिस्ट पार्टी है, वन पार्टी सिस्टम वहां पे चलता है। तो दोनों का कंट्री सिस्टम इतना डिफरेंट है कि एक होने का कोई संभावना भी नहीं है। अगर चाइना ताइवान को अपने में मिलाना चाहता भी है तो वहां के लोगों को वहां का सिस्टम समझ में नहीं आएगा या फिर अच्छा नहीं लगेगा। ये एक बेसिक सा हिस्ट्री था अपार्ट फ्रॉम दिस। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा बहुत कंपैरिजन पे, चूंकि आजकल युद्ध जैसा माहौल बना हुआ है। तो क्या हो अगर इन दोनों में युद्ध होगा, तो क्या ऐसा है कि ताइवान की मिलिट्री इतनी पावरफुल है कि चाइना की मिलिट्री के सामने टिक पाए? तो आइए देखने की कोशिश करते हैं कि क्या सिचुएशन है। अगर हम आर्मी पर्सनल की बात करें, आर्मी पर्सनल आप जानते हो जो स्टैंडिंग फोर्स होता है, जो गन लेकर के फाइट करते हैं या दूसरी चीजों के साथ, उन्हें आर्मी कहा जाता है। चाइना के पास ये 20 लाख है, जो कि 2 मिलियन के करीब है, दुनिया में सबसे ज्यादा है। और उसके बाद ये ताइवान के पास 1.7 लाख है। इसका मतलब चाइना के पास 1.5 लाख के करीब फोर्स है और इनके पास 20 लाख के करीब आर्मी है। तो इस मामले में जो ताइवान है वो कहीं नहीं टिकता। चाइना बहुत आगे है, तो इस मामले में ताइवान चाइना को नहीं हरा सकता। अगला कंपैरिजन करें, अगर अर्धसैनिक बल जिन्हें पैरामिलिट्री फोर्सेस कहा जाता है, इनका कंपैरिजन करें तो चाइना में ये भी 6.5 लाख है और ये इनके पास मात्र 11,500 है। मतलब अगर आप कंपैरिजन देखने की करो तो कोई कंपैरिजन ही नहीं, इसमें भी चाइना बहुत आगे निकल जाता है और ताइवान बिल्कुल पीछे है। तो इस मामले में भी कोई कंपैरिजन नहीं बनता। तीसरा, अगर टैंक का कंपैरिजन करें, टैंक आप समझते हो,
वैसे टैंक वगैरह का कंपैरिजन करना ज्यादा नहीं बनता, क्योंकि टैंक लैंड वॉर पे होता है। और अगर आप चाइना और ताइवान का मैप देखो तो आपके समझ में आ जाएगा कि इन दोनों के बीच में इतना ज्यादा गैप है। ये समुद्र में अलग अलग जगह पे, जैसे ये ताइवान है और ये चाइना है, इनके बीच में 100-150 किलोमीटर का फर्क है। तो इस बीच में टैंक तो नहीं जा सकता, इसलिए टैंक वाला रीजन उतना ज्यादा फर्क नहीं डालता, बट फिर भी कंपैरिजन तो बनता है। तो इनके पास मात्र 1100 टैंक हैं और इनके पास 5250 टैंक है। यानी इससे मतलब ताइवान के कंपैरिजन में चाइना के पास 5 गुना ज्यादा टैंक है, इनके पास उतनी टैंक अवेलेबल नहीं है। ऑब्वियसली इनके कंट्री का साइज भी काफी छोटा है, तो चाइना ऐसा भी तो नहीं कर सकता ना कि अपने कंट्री में अवेलेबल जितने भी रिसोर्सेज हैं सब ताइवान की तरफ भेज दे। उसे कंट्री के दूसरे बॉर्डर का भी रक्षा करना पड़ता है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। अगला कंपैरिजन अगर हम फाइटर जेट का करें तो चाइना के पास टोटल 1200 फाइटर जेट्स हैं, जबकि ताइवान के पास सिर्फ 288 हैं। इस मामले में भी ताइवान चाइना के सामने कहीं नहीं टिकता। तो इस कंपैरिजन से फिर आगे बढ़ते हैं। अटैक हेलीकॉप्टर आप जानते हो जो नॉर्मल वॉरफेयर होता है उसमें टारगेटेड अटैक के लिए बहुत फेमस होता है। इस मामले में चाइना के पास 288 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, जबकि ताइवान के पास सिर्फ 92 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। तो इस मामले में भी ताइवान एक्चुअली में चाइना के सामने नहीं टिकता, चाइना इस मामले में काफी आगे है। अब अगर पनडुब्बी की बात करें तो इस मामले में चाइना के सामने दुनिया की कोई कंट्री नहीं टिकती, क्योंकि इसके पास 79 पनडुब्बीज हैं, जो कि ना तो यूएसए के पास है, किसी भी कंट्री के पास इतनी पनडुब्बी नहीं है। और उस लिहाज से ताइवान के पास सिर्फ 4 पनडुब्बी है। भले ही ताइवान के पास वो टैंक ना भेज सके, बट पनडुब्बी आप जानते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट वेपन होता है जो पानी के नीचे से छुप के कहीं से भी अटैक कर सकता है। और इस मामले में चाइना का हैंड बहुत ही ज्यादा आगे है। तो इस मामले में भी ताइवान नहीं टिकता, चाइना बहुत आगे चला जाता है। अगला कंपैरिजन है बेड़े की ताकत। बेड़ा आप समझते हो जो जहाजी ताकत होता है किसी भी कंट्री का, वो ताइवान के पास कितना है? तो ताइवान के पास 117 है। ऑब्वियसली चाइना के कंपैरिजन में ये बहुत कम है। इनके पास 777 से लेकर के 800 के आसपास जहाजी बेड़ा है, जो कि बहुत ज्यादा है। चाइना का रिसोर्सेज इतना ज्यादा है, उनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि वही चीजें कर सकते हैं। तो अब ये भी कंपेयर कर लेते हैं कि कितना खर्चा करते हैं, यानी कि रक्षा बजट इनका कितना है। तो चाइना का 230 बिलियन डॉलर है, और अगर इसके कंपैरिजन में इनका हम करें तो इनका मात्र 16.8 बिलियन डॉलर है। दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। तो ऑब्वियस है कि अगर डायरेक्ट फाइट होता है तो ताइवान बिल्कुल नहीं टिक पाएगा चाइना के सामने में, बट फिर भी ताइवान टिका हुआ है। तो ऐसा क्या है कि ताइवान चाइना के सामने अड़ा हुआ है? किसके बल पे अड़ा हुआ है? तो उसका कारण है मिस्टर अमेरिका। आप लोगों ने सुना होगा कि अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा, जिसको 7th फ्लीट ऑफ यूएस या यूनाइटेड स्टेट बोलते हैं, इसे उसने ताइवान के पास खड़ा कर रखा है। और यूएसए का यह कहना है कि उसका 7वां बेड़ा ताइवान की रक्षा करेगा। 7वां बेड़ा एक्चुअली में बहुत बड़ा बेड़ा है अमेरिका का। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि ताइवान को इससे कितना बड़ा हेल्प मिलता है, तो इसके लिए हम आ जाते हैं 7वें बेड़े के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं कि 7वां बेड़ा एक्चुअली में क्या है और कितना पावरफुल है। तो यह अमेरिका की नौसेना का सबसे बड़ा, इस पे फोकस करना है, ये सबसे बड़ा और अग्रिम तैनाती वाला बेड़ा है। मतलब जब भी कहीं पे कोई युद्ध होगा तो अमेरिका सबसे पहले डिफेंस में इसी को लाता है, और ये सबसे बड़ा बेड़ा है। इसमें 50 से 70 हजार पनडुब्बियां हैं और 150 हवाई जहाज हैं। अगर हम ताइवान के एयरक्राफ्ट, मतलब जो भी उनके जहाजी बेड़ा था या उनके पास पनडुब्बियां थी, उन सबको मिला लें और उसमें इस नंबर को अगर हम ऐड कर दें तो ये नंबर बहुत बड़ा हो जाता है। उसके अलावा अगर हम सिर्फ सैनिकों की संख्या की बात करें तो इस बेड़े में सिर्फ सैनिक जो है वो 20,000 हैं। आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा बेड़ा होगा कि इसमें 20,000 सैनिक शामिल हैं। वैसे रिसेंटली मैंने सुना है ये संख्या लगभग 30,000 के करीब पहुंच गई है। तो 20,000 से 30,000 यहां पे सिर्फ सैनिक हैं। 7वें बेड़े की कमान किसी पर्टिकुलर आदमी के नाम पे है, वाइस एडमिरल कार्ल थॉमस। इसके बारे में जानना उतना जरूरी नहीं है, बट हम ये जानते हैं कि इसमें एक एयरक्राफ्ट निमित है जो कि बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट है, और इस तरह से इनकी ताकत बहुत ज्यादा है। तो ताइवान ये जानता है कि अगर अमेरिका का ये बेड़ा या अमेरिका उसके साथ खड़ा है तो वो इजिली चाइना से टक्कर ले सकता है। बट यहां पे ताइवान को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अमेरिका उतना डिपेंडेबल कंट्री है नहीं। कुछ दिन पहले आप लोग जानते हैं कि उसने किस तरह से अफगानिस्तान को
बीच में ही छोड़ के वहां की सेना चली गई और फिर वहां के गवर्नमेंट का क्या हाल हुआ और वहां पे कैसे तालिबान का कब्जा हो गया। इसी तरह से यूक्रेन का भी क्या हालत हो रहा है। पहले तो वो अमेरिका के बारे में सोचता था कि अमेरिका उसकी सपोर्ट करेगा, बट कोई भी सपोर्ट करने नहीं आ पाया। तो यही होता है, इसलिए किसी भी कंट्री को किसी दूसरी कंट्री पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो ओवरऑल सिचुएशन यही है कि आज जो चाइना और ताइवान के बीच में फाइटिंग हो रहा है, इस फाइटिंग का मेन कारण यह है कि ताइवान को यह लगता है कि अमेरिका उसके साथ है, प्लस दुनिया को ताइवान के साथ आना ही पड़ेगा क्योंकि ताइवान कुछ मामलों में काफी आगे है। लाइक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री अगर सबसे बड़ा दुनिया में कहीं है तो वो ताइवान में है, और यही कारण है कि दुनिया ताइवान को बचाना जरूर चाहेगी, वरना आज नहीं तो कल चाइना का ताइवान पे कंट्रोल हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज है, आपके जो फोन्स हैं जिसमें प्रोसेसर्स लगाए जाते हैं, वो सारे डिवाइसेस पे जो ऑपरेट होने वाला मेन पार्ट है उस पे चाइना का कंट्रोल होगा। वैसे ही हमारे कई सारे प्रोडक्ट पे चाइना का कंट्रोल है, इसीलिए युद्ध ना हो, चाइना के कंट्रोल में ताइवान ना जाए, ऐसा सब चाहते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपको इस चैनल पे बताता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।